सांसदों को जीत का मंत्र देने की तैयारी है। वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने अपने सांसदों को जीत का मंत्र दे दिया है और उत्तर प्रदेश में उनकी भूमिका के बारे में भी बता दिया है। भाजपा नेतृत्व ने सांसदों से न केवल गांव-गांव जाकर यात्रा निकालने को कहा, बल्कि इलाके में टीकाकरण भी सुनिश्चित करने को कहा है। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन के बीजेपी ने यूपी के सांसदों को समय पर कोरोना टीकाकरण अभियान पूरा करने के निर्देश दिए और महामारी की तीसरी लहर को नियंत्रित करने के उपाय करने को भी कहा है। बीजेपी की कल की बैठक में 39 सांसदों ने हिस्सा लिया था और आज 44 सांसद बैठक में शामिल होंगे। नई तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे और आज भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही ये माना जा रहा है कि मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वर्चुअली एक मीटिंग भी संभावित है, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर के दोनों के बीच में चर्चा हो सकती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब हम इन सभी चीजों के बारे में जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार समय समय पर संवाद करते रहे हैं। गौर करने वाली और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल हो या प्रभारी राधा मोहन सिंह, ये भी दिल्ली से यूपी, यूपी से दिल्ली तक लगातार आने वाले चुनावों को लेकर, रणनीति को लेकर तैयारियां अपनी जाहिर करते रहे हैं। इसी पर आज की चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे, जानकारियां हासिल करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं गौरव मिश्रा, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। साथ ही हमारे साथ रवि अरोड़ा जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। सबसे पहले रवि जी आपके पास आएंगे। जब हम जिक्र करते हैं भारतीय जनता पार्टी की साल 2022 की रणनीति को लेकर के, तो एक चीज तो अब से पहले स्पष्ट हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहने वाले हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ आज मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन के उभरे हैं जी। आज वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता नहीं रहे, आज पूरे देश के नेता बन चुके हैं। उनके लगातार चुनावी रैलियों के अंदर लगातार पार्टी बुलाती है, लगातार उनकी चुनावी रैलियां लगातार जिस प्रकार देखने को मिली, पश्चिम बंगाल हो चाहे बिहार, लगातार उनका कार्यक्रम चले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस बार का जो चुनाव है 2022 का, वो चाहे योगी आदित्यनाथ बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, परंतु मैं समझता हूँ बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं इस बार, क्योंकि कोरोना से निकला है देश अभी, और अभी खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट का विस्तार किया और 7 मंत्री उत्तर प्रदेश को दिए, तो कहीं ना कहीं ये दिखाने का चाहती है सरकार की उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं पूरी तरह से सरकार साथ खड़ी है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से फॉर्म में आ चुकी है, और जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि खुद मायावती जी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, तो अब ये चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी है। और ये लड़ाई सिर्फ 2022 की नहीं है, मैं इसको 2024 की लड़ाई से देखता हूं, क्योंकि यहीं से तय होगी 2024 की लड़ाई। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी दिल्ली आई और आने के बाद उन्होंने अभी से 2024 की तैयारी शुरू कर दी, और विपक्ष की कई पार्टियों के नेता आपने देखा पीएम बनने का सपना देख रहे हैं और वो लगे भी हुए इस जुगत में, तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को देखते हुए भी आज ये सांसदों के जो मंथन चल रहा है, यह सिर्फ इसलिए है कि अभी से तैयारियां पार्टी को शुरू करनी होंगी और बहुत कम टाइम बचा है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर ये जीतते हैं तभी केंद्र में ये आ पाएंगे। ये बहुत बड़ी एक चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है और बहुत कुछ, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, बहुत सारी कमी। लेकिन योगी आदित्यनाथ का चेहरा, जैसे कि आपने कहा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि लोगों की पहली पसंद खासकर जो वहाँ का हिंदू वोटर हैं उनके लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। और खासकर अयोध्या में राम मंदिर का जिस प्रकार से जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि वो खुद वहाँ से लड़ने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी को काफ़ी जो है फायदा पहुंचने वाला है। अच्छा, ये चुनाव इतने आसान भी नहीं लग रहे हैं, ये कहना कि बहुत आसानी से चुनाव जीत लिए जाएंगे, कहना मुश्किल है। इस बार पहले से ज्यादा हैं, क्योंकि सपा फुल फॉर्म में है,
और जिस प्रकार से आपने देखा मायावती भी फुल फॉर्म में आ चुकी हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार अच्छा से उनका फॉर्म में आना शायद थोड़ा देरी से आया हो, क्योंकि अब कुछ ही महीने रह गए हैं और इन कुछ महीनों में विपक्ष क्या भूमिका अदा कर लेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। खैर हम गौरव मिश्रा जी के पास पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे। गौरव जी, रणनीति बहुत बड़े स्तर पर चल रही है, मॉनसून सत्र चल रहा है, स्वाभाविक है सभी सांसदों को इस समय दिल्ली में उपस्थित रहना है और इससे वाजिब और सही समय शायद नहीं हो सकता था उत्तर प्रदेश के सांसदों को एक साथ दिल्ली में लाकर आला कमान से मिलवाने का, बात करने का और आगे की रणनीति पर चर्चा करने का। गौरव जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख और सदस्यों को बनाने का अभियान चला रखा है जी। एक तरफ तो हम संगठन के आधार पर जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, वहीं जो कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का किस प्रकार से जनता के बीच में निरूपण हुआ है, उनको लेकर के भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समाज के बीच में जाना, लोगों को जागरूक करना, ये भी एक बड़ा विषय है जिस पर पार्टी गंभीरता से सोच रही है और उस पर काम कर रही है। चूंकि कोरोना काल में दोनों ही लहर में यदि देखा जाए तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है और जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में की गई, WHO के द्वारा की गई, और जो उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां हैं, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो, उद्योग नए लगाने की बात हो, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है, मुख्यमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, लगभग 8 से 10 ऐसी बड़ी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 की भूमिका में है पूरे देश में। तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है कि इन उपलब्धियों को जनता के बीच में हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी लेकर के जाएं और जनता के बीच में एक जागरूकता का अभियान चलाएं। वहीं विपक्ष जो है, अब चुनाव आ रहे हैं, आप क्या बहुत से मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं गौरव जी। ऐसे समय में जब अब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रशंसनीय कदम हैं जो लगातार सरकार द्वारा उठाए गए, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको अमली जामा पहनाया गया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो शायद आने वाले चुनावों में विपक्ष इसको अच्छे से भुना सकता है। अगर कामयाब भी रहा तो शायद बीजेपी की मुसीबतें बढ़ सकते हैं, जिसमें एक प्रमुख मुद्दा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उस पर अच्छा खासा प्रभाव भी देखने को मिला, तो उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी, खासतौर पर किसानों को लेकर? देखिए, किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो विशेष रूप से सिमट करके एक क्षेत्र विशेष में रह गया है और वो भी किसानों से जुड़ा हुआ नहीं है। जब तक किसान आंदोलित ना हो, जब तक आम जनता में आंदोलन ना हो, तब तक इस प्रकार के आंदोलन वो सार्थक नहीं होते। क्योंकि 2014 से हमारी सरकार केंद्र में चल रही है और किसी न किसी प्रकार से आंदोलन को लंबा खींचने का, कभी वो शाहीन बाग का आंदोलन हो गया हो, कभी वो किसान आंदोलन के माध्यम से सड़कों पर उतरने का काम इन लोगों ने किया हो, तो यदि उसमें सच्चाई अगर नहीं है, उन आंदोलनों में पवित्रता नहीं है, तो जनता साथ में नहीं जुड़ पाती। और आज यही कारण है कि आप देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष को इकट्ठा करके सड़कों पर बैठने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में किसान अपने काम में लगा हुआ है। और यही क्यों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी किसान अपना काम कर रहा है। पंजाब में सर्वाधिक खरीद हुई है, 22,500 करोड़ की गेहूं की खरीद अकेले पंजाब से हुई है। तो किसान इस बात को भी देख रहा है कि सरकार किस प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। ऐसी परिस्थिति में इस पूरे मामले को लेकर अगर हम किसान आंदोलन का जिक्र करते हैं रवि जी, तो पॉलिटिकल एनालिसिस क्या बता रहा है कि इसका व्यापक असर होगा, नहीं होगा, या फिर जिस तरीके से गौरव जी बता रहे हैं कि अभी सीमित हो चुका है आंदोलन, क्या इसको माना जाए ये सीमित हो चुका है? देखिए, जिस प्रकार से राकेश टिकैत जी ने भी कहा पीछे कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने कहा है, वो खुद नहीं लड़ेंगे लेकिन वो चाहते हैं कि किसान नेता इलेक्शन लड़ें, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं समझता हूँ कि क्योंकि देखिए, किसान अन्नदाता है, ये बात तो सही है, कहीं ना कहीं अब तक सरकार उनको मनाने में नाकामयाब रही है और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत पूरी तरह से भुनाने में कामयाब रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और खासकर ऐसे समय में जब योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम मुख्यमंत्री यहाँ पे है, उसके बावजूद किसान नेता नहीं मान पाए या किसानों को नहीं मना पाएगा, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही है। क्योंकि वो ठीक है, मैं मानता हूँ कि प्रदेश का एक हिस्सा इससे जो है किसान जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई ज़्यादा लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, इस बात को आप नहीं नकार सकते।
लेकिन दूसरी बात, जिस प्रकार से मैंने देखा कि दूसरे राज्यों के जिस प्रकार ओवैसी साहब इस पूरे आंदोलन में कूद पड़े, या वो आए, या वो जो है खुद अपनी पार्टी के कुछ कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो ये सब भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे जरूर फायदा पहुँच सकता है। लेकिन किसानों का नुकसान तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा, इस बात में कोई आप नकार नहीं सकते कि कुछ जैसे मुजफ्फरनगर है या दूसरे राज्य हैं जहाँ पे किसानों का खासकर वर्चस्व है, तो ऐसे जगहों पे कहीं ना कहीं वोट बैंक तो एक बड़ा जो है वो टूटेगा बीजेपी से। अच्छा, अनुमान ये है गौरव जी कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज आता है उसमें कहीं ना कहीं आपको मात झेलनी पड़ सकती है। जो स्थिति बनी, जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आगे आने वाले दिनों में मुसीबत बन करके उभर सकते हैं और इसका फायदा विपक्षी दलों को हो सकता है, तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? सांसदों का गांव-गांव जाकर के संवाद करना और संवाद स्थापित करके स्थितियां सुनिश्चित करना, क्या ये पर्याप्त माना जाना चाहिए गौरव जी? देखिए, दोनों ही पक्ष हैं। एक तरफ तो विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाने का प्रयास किया, यद्यपि जनता में तो विपक्ष गया ही नहीं है, ट्विटर और फेसबुक और मीडिया के माध्यम से ही वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिन विषयों को लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है, चाहे वो शाहीन बाग का मॉडल हो, एनआरसी का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो, ये सभी मुद्दे कहीं ना कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उस हद तक चले गए जहां वो देश का विरोध करते हुए दिखाई दिए और देश विरोधी गतिविधियों का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। तो जनता इस बात को भी भली प्रकार समझ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े वैश्विक महामारी के दौर में किस तरह से देश को संभाला है, दुनिया में जो मृत्यु दर बड़े विकसित देशों की रही है उससे बहुत कम हमारे देश में रही है। यद्यपि कुछ समय ऐसा था जिसमें अफरा तफरी की स्थिति पैदा हुई, लेकिन उसके बाद किस प्रकार से पूरा देश उठा है, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए गए हैं, पीएम केयर फंड से जो काम हुआ है, और बड़े पैमाने पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, नए हॉस्पिटल्स बनाने के क्षेत्र में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल बनाने के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। और जनता इस बात को देख रही है कि सरकार बहुत संवेदनशील है और सभी मुद्दों पर संवेदनशील है, और इन्हीं विषयों को जनता के बीच में हमें बताना है। आज देखिए, अन्न योजना है, प्रधानमंत्री अन्न योजना दीपावली तक उसको एक्सटेंड कर दी गई है। कोई व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति भूखा न सोए, इस बात को सुनिश्चित करना 140 करोड़ के आबादी के देश में, ये अपने आप में बहुत महान पराक्रम का ये संकल्प है। और वो प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेतृत्व है इस देश को प्राप्त, इस कारण से ही ये संभव हो पा रहा है। तो जनता इस भरोसे के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में भी वोट करेगी और आने वाले 2024 में भी वोट करेगी। चुनावों की दृष्टि से भी देखा जाए तो अब देश की जनता का जो मूड है वो देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, विनाश के रास्ते पर नहीं ले जाना है, जिहादियों के समर्थन के रास्ते पर नहीं ले जाना है। हैं जिन पर सहमति जताने की जरूरत है। एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है रवि जी कि बहुत हद तक विपक्ष कमजोर नजर आता है, चाहे सही तरीके से मुद्दों को उठाकर बुनाने की कमी विपक्ष में खलती हो या फिर नेतृत्व के चुनाव को लेकर, क्योंकि कुछ संगठनों में तो हम देखते हैं, कुछ राजनीतिक दलों में तो हम ये भी देखते हैं कि अभी तक नेतृत्व को लेकर के ही खींचतान है कि आखिर कौन होगा चेहरा, किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब और उत्तराखंड में फिर भी कांग्रेस ने एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाकर के स्थिति को थोड़ा संभालने की कोशिश कर ली हो। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, ये अभी भी सवालों के घेरे में। देखिए, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां फिलहाल काम कर रही हैं। और ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी पिछले काफ़ी समय से, कोरोना टाइम में भी मैंने देखा कि काफ़ी जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की लगातार मीटिंग कर रहे थे, खुद अखिलेश यादव, और लगातार जो है लगे रहे वो खुद भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सभी पार्टियों को बेशक इस समय पे जो है एक चैलेंजेस सभी के लिए हैं, क्योंकि विपक्ष को यह दिखाना है कि आखिर इस कोरोना टाइम में कमियां क्या रही। लेकिन एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती इस बार रहने वाली है वो है बेरोजगारी। और जिस प्रकार से रोजगार बंद हो गए लोगों को, जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, और वो बहुत बड़ी एक जो है चैलेंज है इस बार, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी वाला राज्य है, और मैं समझता हूँ कि उस वहीं से ही देश की रणनीति तैयार होनी है अगले लोकसभा इलेक्शन की। तो इस समय पे बहुत कुछ दिखाना है सरकार को। जो कुछ ऐसे समीकरण भी हैं जो हम देखते हैं रवि जी, केंद्र में अगर देखें तो कुछ मुद्दों को बुनाने की कोशिश है। आपने शुरुआत में इसका जिक्र किया कि कोशिश ये की जा रही है कि विपक्षी दल एक साथ आएं और बीजेपी का मुकाबला करें। अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो शिवपाल सिंह यादव के अलावा और किसी को ये कहते हुए नहीं सुना गया है कि इस बार विपक्ष एक साथ आ जाए। क्या पिछली बार से ये सीख, ये सबक सभी राजनीतिक दलों ने ले लिया है कि एक साथ आने का कोई फायदा बचा नहीं है?
देखिए, मैं एक बात बता दूं कि कुछ जैसे समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ मिलने की तैयार बैठी है। इसके लिए बल्कि मायावती ने एक ट्वीट भी किया था कि जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास बड़ी पार्टियां नहीं है, इसलिए वो छोटे दलों पे आजमाइश कर रही है। परंतु मैं समझता हूं ऐसा नहीं है, सिर्फ वही एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं छोटे दलों पर इस बार आजमाना चाहती है। और वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा आपने अनुप्रिया पटेल को बनाया गया, मंत्री बनाया गया, तो ये कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों को सभी को साथ लेकर चलना है। चैलेंज बड़ा है इस बार, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपने किए हुए काम जो रूलिंग पार्टी के होते हैं वो हमेशा से एक चैलेंज की तरह होते हैं, क्योंकि कमियां ज़्यादा होती हैं। और लेकिन विपक्ष में अभी मैं समझता हूं कि बहुत सारा काम, अगर विपक्ष को आगे आना है या उनको कोई बड़ा चेहरा देना भी है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे चैलेंजेस हमको दिखाना पड़ेगा कि आखिर रूलिंग पार्टी ने क्या क्या काम नहीं किए, क्या कहाँ कमियां रह गई, और वो सब दिखाना, वो प्रेजेंटेशन आम आदमी तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। टाइम बहुत थोड़ा बचा है, और खासकर ऐसे टाइम में फिलहाल अपने अंदर ही जो पार्टी के अंदर उथल पुथल रहती है, तो वही संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है इस बार जो है सभी पार्टियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और चैलेंज सभी पार्टियों के लिए जरूर बराबर होगा। लेकिन इसके साथ साथ गौरव जी, जब हम बीजेपी का जिक्र किया है तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो आमतौर पर देखा गया। अभी हमने जिक्र किया कि किस तरीके से मोदी कैबिनेट विस्तार हुआ, उसमें कुछ चेहरे ऐसे थे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जिसमें उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों की तैयारी की एक झलक भी देखने को मिल गई। और अब ये जो मीटिंग लगातार दिल्ली में चल रही है, या फिर इससे पहले प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल या प्रभारी राधा मोहन सिंह का लगातार दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाना और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने का सिलसिला हो, यह कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि उत्तर प्रदेश की तैयारी के लिए कम से कम बीजेपी तो पूरी तैयारी अपनी कर चुकी है। देखिए, स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जी, और लगभग 24 से 25 करोड़ की आबादी है, और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से केंद्र में जाती हैं, और सबसे बड़ा विधान मंडल भी उत्तर प्रदेश का है। तो इसकी तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय होना चाहिए। और चूंकि एक बड़ा कालखंड कोविड के भेंट चढ़ गया, इसलिए जितना समय जनता के बीच में हमारे जनप्रतिनिधियों का, संगठन के लोगों का होना चाहिए था, उसमें हम लोग ऐसा समझते हैं, यद्यपि विपक्ष तो कहीं नहीं था जमीन पे, सेवा ही संगठन मान करके हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में बने रहे और सेवा कार्य करते रहे। लेकिन इसको किस तरीके से जो बचे हुए समय है उसमें और कितना वार फुटेज पे क्रांतिकारी तरीके से अपनी योजनाओं को पहुंचाया जाए, और जो बचे हुए लाभार्थी रह गए हैं उनको लाभ पहुंचाया जाए, और जिनको लाभ मिला है उनके विचारों को सुना जाए। ये एक प्रकार का कहीं न कहीं संवाद स्थापित करने का जनता के साथ पार्टी का कार्यक्रम है, और ये अब अनवरत चलता रहेगा हमारे सांसदों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से। अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी 80,000 से ज्यादा जो आउटलेट्स हैं, जो सस्ते गल्ले की दुकान है पूरे प्रदेश भर में, उनके साथ संवाद करेंगे। चलिए, इस बीच एक चीज तो दिलचस्प है जो देखने को मिल रही है कि लगातार दौरों का सिलसिला भी इस बीच तेज है। मंत्रियों को भी आगे लगाया जाएगा, सांसदों की मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक जगह पहुंचकर लोगों से संवाद स्थापित की कोशिश कर रहे हैं।